आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है संपन्न और अब बारी है एग्जिट पोल की। और आज हम दिखाएंगे आपको महाराष्ट्र का एग्जिट पोल, वो भी सटीक आंकड़ों के साथ। जी हाँ, और महाराष्ट्र की बात अगर हो ही रही है तो महाराष्ट्र जो है वो कई पहलुओं में काफी ज्यादा बड़ा क्षेत्र है, बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें भी महाराष्ट्र में ही है। और देखिए, अब अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो अब ये सवाल हर किसी के दिल में उठ रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र के इस महायुद्ध में होगी किसकी जीत, जिस पर आज सटीक आंकड़े जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार जो है वो महाराष्ट्र का चुनाव इसीलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ दो गठबंधन है, एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ एमवीए है, यानी कि महागठबंधन है। दो महागठबंधन है और 6 पार्टियां हैं क्योंकि 2-3 पार्टियों की हो चुकी है फाड़, जिसमें से एक है शिवसेना, एक है एनसीपी जो कि 2 धड़ों में लड़ रही है चुनाव। और देखिए, आज वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब बारी है 288 सीटों पर किसका होगा राज तिलक और किसको लेकर बैठने, यानी कि फिर कौन बैठेगा 5 साल। देखिए, अब बारी है, अगर 288 सीटों के समीकरण की बात करें तो यहां पर एमवीए जो है वो 90 से 95 सीटों पर जो है वो एमवीए जो है वो 90 से 95 सीटें लाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ देखिए, 3 पार्टी मिलकर भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है और 90 में ही उलझ कर रह गया है एमवीए, जो कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ बात की जाए एनडीए की, जिसे महाराष्ट्र में महायुति के नाम से भी आप सभी जानते हैं, और इस बार महायुति की सरकार जो है वो फिर एक बार महाराष्ट्र में रिपीट होने जा रही है। वो भी आंकड़े की बात करें तो देखिए, एनडीए जो है वो 164 से 170 का आंकड़ा हासिल करती हुई दिखाई दे रही है इस बार महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत जो है वो इस बार महायुति की जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है और फिर एक बार महायुति जो है वो आ रही है महाराष्ट्र में। और देखिए, यहीं पर एक तरफ तो गठबंधन की बात हो गई है, अगर बात यहां पर 6 पार्टी की जाए और 6 पार्टियों के अलावा अन्य के खाते में भी इस बार जो है वो 10 से 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये 10 से 15 का आंकड़ा जो है वो अदर्स के खाते में 20 तक भी पहुंच सकता है क्योंकि इस बार जो है वो कई और अन्य पार्टी जो कि नई पार्टियां हैं और उनका काफी बड़ा वर्चस्व जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में दिखाई दिया है, जिसका इंपैक्ट भी नजर आ रहा है। और इस बार के जो चुनाव है, जैसा कि मैंने कहा कि अन्य के खाते में जो है वो 15 से 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगर 2019 का भी एग्जिट पोल देखा जाए और आंकड़े देखे जाए तो देखिए, 2019 के मुकाबले जो है वो बीजेपी फिर एक बार बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है महाराष्ट्र में, क्योंकि बात अगर 2014 के चुनावों की होती है, जिस समय पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी, उस समय पर भी बीजेपी की 122 सीटें अकेले दम पर आई थी। 2019 में भी बीजेपी का आंकड़ा 105 पर रहा, वो भी अकेले। और इस बार अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी जो है वो 149 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और इस बार बीजेपी के खाते में जो है वो 100 से 110 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, यानी कि 2019 के मुकाबले जो है वो बीजेपी की परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में देखी जाए और काम देखी जाए तो उसके चलते जो है वो वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और इसीलिए बीजेपी 100 से 110 सीटें इस बार महाराष्ट्र में लाती हुई दिखाई दे रही है। बात अगर इसी के साथ बीजेपी के साथ अलायंस वाली पार्टी यानी कि शिवसेना की जाए, जो शिंदे का गुट है, और ये शिवसेना जो कि असली शिवसेना है, शिवसेना का जो है वो 80 सीटों पर लड़ रही है और ये 34 से 42 सीटों पर जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करें अगर हम अजीत पवार की एनसीपी की, तो देखिए अजीत पवार जो है वो इस बार 53 सीटों पर चुनाव
चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 15 से 20 सीटों पर इस बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहां पर अगर हम 2019 के आंकड़े पर जाते हैं तो शिवसेना और एनसीपी की आज दो फाड़ हो चुकी हैं, और अगर हम पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं तो उस समय पर भी इसी तरीके के, यानी कि पहले जो सीटें आई थी उससे आधी आधी सीटें जो हैं वो अब एक तरफ शिवसेना की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी में भी यही हाल दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए एमवीए की, जो कि एमवीए जो है वो 90 से 95 सीटों पर है, यानी कि पूरा एमवीए। अगर एक एक पार्टी की यहां पर बात की जाए तो देखिए कांग्रेस जो कि 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस जो है वो 30 से 35 सीटें ला सकती है। और इसका कारण ये भी है कि देखिए पिछली बार कांग्रेस यानी कि 2019 में जो है वो यही कांग्रेस लेकर आई थी 44 सीटें, और इस बार कांग्रेस का अगर ग्राफ गिरा है तो उसका कारण ये है कि कई राज्यों में आर्थिक तंगी और कांग्रेस के द्वारा किए गए तमाम वादे, जिनकी आज पोल पट्टी खुल रही है, जिनके चलते कांग्रेस का जो स्तर है वो महाराष्ट्र में गिरा है। और कई ऐसे कद्दावर नेता जिन्होंने अपनी ही पार्टी की शिकायत की है और कहा है कि पार्टी में जो है वो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और अपनी ही लड़ाई की वजह से जो है वो कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट बैंक गिरा है, और इसीलिए कांग्रेस 110 में से 30 से 35 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। अकेले की बात कर रहे हैं। इसी के साथ उद्धव ठाकरे की यूबीटी, और उद्धव ठाकरे जो है वो 90 पर जो है वो चुनाव लड़ रही है, और उसी में से 20 से 25 सीटें जो है वो लाती हुई दिखाई दे रही है। और यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो ग्राफ, यानी कि जो पार्टी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर जो है वो 56 सीटों पर थी, और आज उसका ग्राफ जो है वो इतना ज्यादा डाउन हुआ। इसका कारण ये है कि देखिए उद्धव ठाकरे पहले जो है वो उन्हें हिंदूवादी नेता के नाम से महाराष्ट्र की जनता जानती थी, और आज उन्हीं उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और उद्धव ठाकरे यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट देखा जा रहा है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे जो कि पहले ही मुख्यमंत्री बनने की बात कह चुके हैं, जो शिव सैनिक हैं और जो उनके सपोर्टर हैं वो इस बात को जानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे को वोट दिया जाता है उसके बावजूद भी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में है और फिर से एक बार खिचड़ी पक सकती है। इसीलिए जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का वोट बैंक डाउन हुआ है। एक तरफ उनकी छवि, दूसरी तरफ उनका गठबंधन, और तीसरी तरफ जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर एमवीए में अभी तक लड़ाई, जो कि तीनों पार्टियां ही दावेदारी पहले ही पेश करने की बात कह चुकी हैं। और मुख्यमंत्री पद पर मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि उद्धव ठाकरे की वो मंशा और महत्वाकांक्षा जिस पर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिसके चलते भी वोट बैंक जो है यानी कि वोट परसेंटेज जो है वो डाउन हुआ है यूबीटी का। इसी के साथ अगर बात किया जाए एनसीपी, जी हाँ, शरद पवार की पार्टी जो कि 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और 87 में से 32 से 38 सीटें जो है वो एनसीपी लाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहां पर अगर मुकाबले की बात की जाए तो जो शरद पवार की एनसीपी है और जो अजीत पवार की एनसीपी है, इन दोनों के बीच में जो है वो मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है, यानी कि दोनों ही चाचा भतीजे जो हैं वो एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में। देखिए अगर यहां पर हम बात करें कि क्यों आखिरकार वोट परसेंटेज जो है वो डाउन हुआ है एमवीए का, और इसी के साथ 2019 के अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए यही एनसीपी जो है वो 54 सीटें लेकर आई थी, और अब इसी एनसीपी के दो धड़े हो चुके हैं, और इसीलिए चाचा भतीजा जो है वो उन दोनों की लड़ाई देखी जा रही है, जिसका ज्यादातर फायदा जो है वो शरद पवार के भतीजे यानी कि अजीत पवार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी जो है वो उन्हीं के यानी कि पार्टी जो है यानी कि उन्हीं के पास है, असली नाम जो है वो उन्हीं के पास है, और पार्टियों में दो धड़े होने से कई बार जो है वो वोटर्स कंफ्यूज भी थे। पहले ये लगातार सवाल उठ रहा था कि जब पार्टी दो तरीके से चल रही है तो देखिए यहाँ पर जो है यानी कि एक तरफ मशाल है, दूसरी तरफ अलग धनुष बाण है, इस तरीके के जो है वो चुनाव चिन्ह यानी कि उद्धव ठाकरे को नया चुनाव चिन्ह लेना पड़ा है, और वही जो धनुष बाण वाला है वो मेन शिवसेना के पास ही है। देखिए यहाँ पर अगर हम चुनावों की बात करें, हमने बता दिया आपको कि एमवीए का इस बार क्या वोट शेयर रहने वाला है, कितना परसेंटेज यानी कितनी सीटें जो
जो है वो एमवीए लेकर आएगा और कितनी सीटें जो है वो यहाँ पर महायुति लेकर आ रहा है। यानी कि महायुति की सरकार जो है वो फिर एक बार रिपीट होती हुई नजर आ रही है और फिर एक बार महायुति जो है वो वापस आ रही है महाराष्ट्र में। और इसके कई बड़े फैक्टर्स और कारण हैं, क्योंकि देखिए हर जगह पर यानी कि एक तरफ एमवीए में नहीं बल्कि महायुति में भी जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई रही, पर महायुति ने इन तमाम चीजों को कभी मेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दिया और उन्होंने इन तमाम चीजों को जो है वो पर्दे के पीछे ही निपटारा किया, यानी कि उसे सॉल्व किया। और वहीं दूसरी तरफ जब एमवीए में बात आई, जब सीटों को लेकर बात आई, तो गठबंधन में कई बार सीट शेयरिंग को लेकर आपस में भिड़न देखी गई। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ तक उम्मीदवार उतार दिया और इसीलिए जब ये चीजें जनता के सामने गई तो इसका एक जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो एमवीए के ऊपर पड़ा। क्योंकि देखिए जनता जो है वो एक स्टेबल सरकार चाहती है और महाराष्ट्र की जनता के सामने एमवीए ये नहीं बात रख पाया है कि आखिरकार वो सरकार क्यों बदले, और अगर एमवीए की सरकार आती है तो वो क्यों जो है वो बदले, और एमवीए की सरकार आकर जो है वो क्या फायदा पहुंचाएगी महाराष्ट्र की जनता को। और यहाँ पर जो है वो एमवीए एक पूरी तरीके से विफल रहा है, यानी कि विफल रहा एक अच्छा विपक्ष बनने के तौर पर भी, क्योंकि जो चीजें उन्हें आगे रखनी चाहिए थी, जो जनता के बीच में मुद्दे ले जाने चाहिए थे, वो मुद्दे कहीं पर भी महाराष्ट्र में नजर नहीं आए। और वहीं अगर बात करें बीजेपी यानी कि महायुति की, तो महायुति ने जो है वो तमाम मुद्दे और वो क्या विकास करेंगे, क्या जनता के लिए काम किए जाएंगे, क्या किसानों के लिए काम किया जाएगा, ये तमाम चीजें जो हैं वो महायुति के द्वारा किसानों के सामने रखी गई, जनता के सामने रखी गई। और इसीलिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार महायुति जो है वो सरकार बनाने वाली है और यहाँ 90 के चक्कर में फंस चुकी है महाविकास अघाड़ी और अपनी ही लड़ाइयां जो हैं वो ले डूबी हैं महाविकास अघाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो उन्होंने मुद्दे उठाए और अपनी ही चीजें जो हैं, अपनी सीट शेयरिंग और अपने एक दूसरे को लेकर बयान या ईडी सीबीआई को लेकर बयानबाजी, पर महाराष्ट्र की जनता के सामने ये मुद्दा नहीं रख पाई है महागठबंधन ये नहीं रख पाया कि आखिरकार महाराष्ट्र की जनता को क्यों सरकार बदलनी चाहिए और क्या काम जो है वो महायुति के द्वारा नहीं किया गया। इसी के साथ अगर हम बात करें देखिए इन चुनावों को लेकर, तो झटपट की वजह से और ये जो तमाम चीजें मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सोशल भी रही, जनता के सामने रही, इन तमाम चीजों का एक बड़ा लॉस जो है वो एमवीए को होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर एक सेटल सरकार महाराष्ट्र के लिए चाहिए तो वो महायुति ने पहले ही दिखा दिया कि यहाँ बेशक 3 पार्टियां हैं पर हमारे बीच कोई भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और वहीं अगर बात करें हम एमवीए की, तो एमवीए की पार्टी सीट शेयरिंग के टाइम पर भी लड़ी, जिससे कहीं ना कहीं सवाल पैदा हुआ कि अगर इन्हें ज्यादा वोट मिलता है या इन्हें फिर एक बार मौका दिया जाता है तो वही चीजें रहेंगी कि आधे साल तक सरकार बनी है या आधे साल तक गायब है, या फिर कुछ महीनों तक तो यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किसकी सरकार रहेगी या फिर किसकी सरकार नहीं रहेगी। और देखिए आंकड़े जो है वो हम सभी आपके सामने रख चुके हैं कि 2019 में किस तरीके के आंकड़े रहे थे और किस तरीके से बीजेपी और उद्धव ठाकरे उस समय पर मिलकर चुनाव लड़े थे। पर इस बार भी बीजेपी को उद्धव ठाकरे के जाने से कोई भी नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 2019 की बात करें या 2014 की बात करें, बीजेपी जब भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी है हमेशा कुछ ना कुछ वोट जो है वो बढ़कर सामने आए हैं। और बात सवाल यहाँ पर आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी महाराष्ट्र में कई जगहों पर हार गई थी और कांग्रेस का वोट जो है वो अच्छा आया था। देखिए लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर होता है या मुद्दे होते हैं वो अलग मुद्दे होते हैं, और कई सीटों पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे वहां पर फर्क जरूर था, और वो भी 10 से 15 हजार का। और बीजेपी के द्वारा और एनडीए के द्वारा जो काम इन दिनों पर किए गए हैं, महाराष्ट्र के बाद जो तेजी दिखाई गई है उसका इंपैक्ट भी रहा है। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे जो हैं वो हमेशा ही अलग रहते हैं, और इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव जैसा कोई रिजल्ट जो है वो इस बार विधानसभा में नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए फिर एक बार जो है वो सरकार रिपीटेशन में होती दिखाई दे रही है यहां पर, यानी कि महाराष्ट्र में, क्योंकि इससे पहले चुनावी सर्वे और चुनावी ओपिनियन पोल भी इसी तरीके के आंकड़े दिखाई
ही दिखा चुके हैं कि फिर एक बार महायुति जो है वो 162 से 170 का आंकड़ा लेकर फिर एक बार राज्य में वापसी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ 90 से 95 का आंकड़े पर ही अटका हुआ है MVA। खैर, इस पूरे समीकरण और इस पूरे एग्जिट पोल पर और जिस तरीके के आंकड़े और क्या क्या कमियां जो हैं वो MVA की तरफ से रही और क्या खूबियां और काम जो है वो किए गए हैं चुनाव प्रचार के दौरान महायुति के द्वारा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।